कपिल सिब्बल की तरफ से भी जो बातें रखी गई कोर्ट के सामने वो भी हम आपको बता रहे हैं, और आखिर क्या कुछ टिप्पणी कोर्ट की तरफ से और सीजीआई की तरफ से की गई है वो भी आपके सामने है। एक बार हम सुनवा देते हैं, सुनवाई के दौरान आखिर किन बातों का जिक्र किया गया। Just we have set out what is in the media and we have set out the reality. No, share it with all of us. We will share it, don't worry. No. Kolkata police informed the family members that the present case was a case of suicide. False. No, another False. Another aspect. At no time did the police give this information. See, what we propose to do is we'll indicate what the broad parameters of our intervention in this matter consists of. We'll just pronounce it very shortly. For one thing, Mr. Sibbal, we are very, very concerned. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. I give to you. We have videos. We have videos of all that happened. People, whether they are doctors, civil society, lawyers, people who are protesting, so long as there is no act of destruction of. We have videos. We agree. Let there not be the power of the state unleashed Agree. on peaceful protest. Manoj, I agree. सुनवाई से जुड़े हुए ये कुछ बड़े पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। कब किसने दर्ज कराई एफआईआर, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। पीड़ित के पिता ने दर्ज करवाई एफआईआर, कपिल सिब्बल ने जवाब दिया। पहले अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज हुआ, कपिल सिब्बल ने बताया। तो वहीं फिर वीपी ने एफआईआर दर्ज करवाई। अंजलि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अंजलि, सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है ये कि आखिर शुरुआत के 1 घंटे तक क्यों नहीं मामला दर्ज करवाया गया, प्रिंसिपल के द्वारा क्यों नहीं कोई केस दर्ज करवाया गया, कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। दूसरी तरफ सीजीआई ने भी यह सवाल उठाया कि उसके बाद आखिर कौन सामने आया और किसने एफआईआर करवाई। इस पूरे प्रकरण को बताएं, अंदर क्या सुनवाई हुई इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए जहां तक बात करें इस पूरी मामले पर सुनवाई की, तो जो जांच का मुद्दा है उस पर सीजीआई ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जांच को लेकर लगातार कोलकाता पुलिस निशाने पर थी। और आज भी अगर बात करें अंदर की सुनवाई की, तो 2 अहम लोग हैं, वो कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रशासन, जिनको सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि फटकार पड़ी है, क्योंकि सीजीआई ने एफआईआर दर्ज होने में जो देरी हुई है उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑटोप्सी से ये साफ था कि ये मर्डर है, इसके बावजूद एफआईआर रात में 11:45 पर दर्ज हुई। तो इस दौरान इस पूरे घंटों में बीच में हॉस्पिटल प्रशासन क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, इसके साथ ही साथ जो सॉलिसिटर हैं तुषार मेहता, उन्होंने भी ये अपने ओर से ये बात रखी कि इस चीज़ पर कोई राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन 3 घंटे तक घर वालों का इंतज़ार किया गया। उस इंतज़ार करने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, और बाद में जो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई वो पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर अहम सवाल खड़े करती है, क्योंकि हज़ारों की भीड़ किस तरह से अस्पताल के अंदर दाखिल हो गई। ये बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कही। संभव है कि जहां पर एक इतना बड़ा क्राइम हुआ, जहां पर क्राइम सीन है, जो जहां पर एविडेंस मौजूद है, उस जगह पर हजारों की भीड़ दाखिल हो जाती है और इस तरह से तोड़फोड़ करती है, तो क्या राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है? उसको लेकर अहम सवाल जो है वो सॉलिसिटर जनरल की ओर से खड़े किए गए हैं। इसके साथ ही साथ तुषार मेहता ने एक बात ये भी कही कि राज्य में जो इंचार्ज यानी राज्य के जो डीजीपी हैं, जिनके हवाले कानून व्यवस्था है, जिनके जिम्मे कानून व्यवस्था है, वो खुद दागदार हैं, तो उन पर भी सवाल जो है खड़े किए गए हैं। इसके बाद सीजीआई की ओर से एक अहम टिप्पणी आपको ये भी बता देते हैं। उन्होंने ये कहा है चीफ जस्टिस ने कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को निशाना ना बनाए, यानी जो डॉक्टर्स बैठे हैं प्रदर्शन पर, तमाम जो हॉस्पिटल स्टाफ बैठा है, उनको निशाना ना बनाया जाए। डॉक्टर, लॉयर, सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं उन सभी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आदेश का अधिकार है। तो ये तमाम अहम बातें कही गई हैं। सीजीआई ने जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरे मामले की जांच की गई अभी तक, उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि लंबे समय से कई तरह के आरोप लग रहे थे। अब जाकर प्रिंसिपल के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जरूर गया है, लेकिन इस बीच में जिस तरह से इस पूरी घटना में जांच को लेकर सवाल खड़े किए गए, वो अहम मुद्दा आज सीजीआई ने भी उससे जुड़े कई सवाल जो हैं उठाए हैं कि आखिर विक्टिम की आइडेंटिटी कैसे रिवील कर दी गई, उसकी फोटो सार्वजनिक हो जाना, ये बहुत चिंता की बात है। इसके साथ साथ परिवार वालों को घंटों इंतजार कराना,
शव देखने के लिए। तो ये तमाम बातें जो हैं चीफ जस्टिस की ओर से रखी गई हैं और इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस जो है इस समय वो अपना आदेश अब लिखवा रहे हैं। तो जो अहम बातें कही गई कि किस तरह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो बनाया जाए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा, एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। दर्शकों को बता दें जो आपने अहम पॉइंट्स बताए हैं और इसमें अब जो आदेश है वो सीजीआई लिखवा रही हैं। ये बड़ी खबर हम अब दर्शकों तक पहुंचा दें। आदेश इस वक्त चीफ जस्टिस लिखवा रहे हैं। उन्होंने कई अहम टिप्पणियां की हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेशनल टास्क फोर्स बनाया जाएगा। डॉक्टर से सुझाव मांगे जाएंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया और कहा गया है कि सुरक्षा को लेकर एक कदम भी उठाया जाएगा आगे जब नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और डॉक्टर से सुझाव लिए जाएंगे। एक बार आपको सुनवाते हैं सुनवाई। Results to the negligence of medical professionals. Such allegations are immediately followed by violence against medical professionals. In May 2024, two on-duty doctors were allegedly attacked by relatives of a patient who died during treatment in a hospital in West Bengal. In another incident in May 2024 in Bihar, following the death of a 25-year-old pregnant patient, a nurse was allegedly pushed off the first floor of the building by the kin of the patient. In August 2024, a final year resident in a hospital in Hyderabad was allegedly assaulted by a patient's attendants after the patient died due to medical conditions. These incidents of violence are a few among the many that have been unleashed against members of the medical community in the recent past. They are portents of a systemic failure to protect doctors, nurses, and paramedical staff in the confines of hospitals.